अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के हमारे लाइव सेशन में डॉक्टर विनेश कुमार हमारे साथ हैं और आज हम इनके लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इनकी अचीवमेंट्स, आजकल ये किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आज ये सब जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रबिया जी। थैंक यू for giving me chance to share my opinions and my achievements and my skills. ओके ओके, थैंक यू सर। सर सबसे पहले अपने बारे में डिटेल में बताइएगा व्यूअर्स को। जी जी, जिस तरह आपने तारुफ लिखा था मेरा नाम विनेश कुमार है। बेसिकली मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ और मैंने एफएससी प्री मेडिकल में तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने प्रोफेशनली डीपीटी किया है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी एफिलेटेड। और जो मेरा इदारा था जहाँ से मैंने किया वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची की वन ऑफ द रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल ऑफ द पाकिस्तान है, जिसमें सबसे ज़्यादा बेड है। वहाँ से मैंने अपनी डीपीटी की तालीमात हासिल की है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी। उसके साथ साथ मैंने जो है योगा में तालीमात हासिल की हैं। योगा प्रैक्टिस करता हूँ और टीच भी करता हूँ। मैंने इंडिया से सीखा है, बाबा रामदेव से इंस्पायर्ड हूँ और योगा को फैलाता हूँ। और उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट, सोशल कामों में, समाजी कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। चाहे वो खिदमत के काम हो, चाहे गरीबी भुखमरी हो, या माजूरों के ऊपर मैंने बहुत काम किया, क्योंकि मैंने 2 साल जो है जॉब की है दारुल सुकून ट्रस्ट में। तो वहाँ पे डिसेबिलिटी राइट्स पे, माजूर लोगों पे के साथ किस तरह हम डील करते हैं। आर्टिज्म के बच्चे होते हैं या डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे होते हैं, और स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, फालिश वगैरह के, उनके साथ किस तरह डील करते हैं। और उसके साथ साथ एल्डरली होम में मैंने काम किया 1 साल। अ, जहाँ आजकल हमारे समाज में आप देख रहे हैं कि वैसे तो हमारे यहाँ कल्चर नहीं थी ये कि अपने पेरेंट्स को, बुजुर्गों को छोड़ दें हम, पर आजकल ये रिवायत बनती जा रही है कि बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं बड़ी उम्र में। तो मैंने ऐसे एल्डरली होम, सीनियर सिटीजन में काम किया है जहाँ अपने ही बच्चे छोड़ के जाते थे। यहाँ कुछ लोग सच में मजबूर भी होते थे, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को बच्चे छोड़ के जाते थे। तो वहाँ पे मैंने एल्डरली के साथ काम किया है कि उनके इश्यूज के ऊपर, उनके राइट्स के ऊपर क्या क्या इश्यूज आते हैं या एल्डरली एज में, चाहे वो मेडिकल इश्यूज हों, सोशल इश्यूज हों, समाजी इशू हों, इमोशनल इश्यूज हों, मेंटल हेल्थ के वाले इश्यूज हों। तो उस पर भी बहुत काम किया है। और मेरा मिशन है कि मैं सेहतमंद पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। मेरा ड्रीम है कि बगैर दवाओं के, क्योंकि आजकल हम इतनी दवाएं ले रहे हैं, जितनी मेडिकल फैसिलिटी बढ़ी है, जितनी अस्पतालें बढ़ी हैं, उतनी बीमारियां ही बढ़ गई हैं। जबकि होना क्या चाहिए था कि तालीम की तरक्की हो रही है, अगर मेडिकल साइंस की तरक्की हो रही है, मेडिसिन की तरक्की हो रही, तो बीमारियां कम होती, मसाइल कम होते। पर हो इसके उलट रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमारी सोच में कहीं कहीं ना कहीं कुछ चीजों से हम दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मसले खड़े हो रहे हैं। तो मेरा मिशन है कि विदाउट मेडिसिन, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना कि इलाज से परहेज बेहतर है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस मिशन को लेकर के कि हम योगा के थ्रू, थ्रू फिजिकल फिटनेस, थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू गुड डाइट, खुद थ्रू नेचुरल मेथड्स हम किस तरह हेल्दी रह सकते हैं। तो इस मौजूआत पर भी मैं एजुकेट करता हूँ। और मैं कई, मेरे यूनिवर्सिटीज में भी लेक्चर्स हुए हैं, कई मोटिवेशनल यूथ में लेक्चर्स हुए, हेल्थ के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, मेडिटेशन के ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। तो इस तरह के लेक्चर्स होते रहते हैं और मुझे लोग बुलाते भी रहते हैं। ये सब है शार्टली। और माइनॉरिटी राइट्स का, सॉरी मैं भूल गया, क्योंकि मैं जी जी। एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ। एक मेरी ट्रस्ट भी है, वैदिक सोसाइटी, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हम माइनॉरिटी के लोगों को जो गुर्बत में है उनको हम एजुकेट करवा पाएं, उनको हम हेल्थ इश्यूज से बचाएं, और उनकी चैरिटी के ऊपर काम करते हैं। ओके सर, ये बताइए कि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर कौन होता है, ये इसका क्या काम होता है? जी बिल्कुल। फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर बेसिकली वो होता है, पहले पहले ये फील्ड फिजियोथेरापी कैसे डेवलप हुई, मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता सकता हूँ। कि वर्ल्ड वार 2 जब दूसरी आलमी जंग हुई थी, तो दूसरी आलमी अजीम, अजीम तो नहीं कह सकते, जंगें अजीम नहीं होती, कुछ लोग अजीम बोलते हैं उनको, मुझे हैरत होती है, जंगें तो बुरी होती हैं। तो दूसरी आलमी जो जंग हुई थी, तो उस जंग में बहुत सारे लोग बम ब्लास्ट की वजह से, आपको पता है जापान में जब बम ब्लास्ट हुआ तो नस्ल दर नस्लें माजूर पैदा हो रही थी। तो फिर देखा गया कि भाई माजूरों के लिए कोई दवाई तो नहीं होती, उनको हम दवाई खिलाएं तो ठीक हो जाएंगे, उनके लिए होती मोबिलिटी।
कोई उनको मोबिलाइज करवाए, व्हीलचेयर पे लाए, कोई उनको मूवमेंट करवाए, कोई उनको एक्सरसाइज करवाए, तो उनके जोड़ों में, उनकी बॉडी फिजिकल में, फिटनेस में बेहतरी आ सकती है, क्योंकि वो बेड बाउंड हो जाते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। वहां से फिजियोथेरेपी की शुरुआत हुई। पर अभी फील्ड स्टिल इवॉल्विंग है, अभी इतनी इवॉल्व हो चुकी है, अभी सिर्फ उस हद तक महदूद नहीं है। अभी फिजियोथेरेपी सिर्फ माजूरों के साथ डील नहीं करती। अब फालिज जो स्ट्रोक हो जाता है, माजूर बच्चे जो होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी या जहनी माजूर होते हैं, उनके साथ डील करती है। फिर जो आजकल सभी खवातीनों को 45 प्लस है, उनको जोड़ों का दर्द है, गठिया है, उसको मेडिकल लैंग्वेज में अर्थराइटिस बोलते हैं, रेमेटाइड अर्थराइटिस बोलते हैं, बैक एक है, पोस्चरल प्रॉब्लम है, हमारा बैठना उठना, आपको पता है आजकल तो जमीन से इंसान दूर हो गया है, कुछ चेयर पे बैठता है तो उसका पोस्चर ठीक नहीं है, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर कार्डियक सर्जरी अगर होती है तो कार्डियक फिजियोथेरेपी होती है। जिस तरह भी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में आईसीयू में सांस को बेहतर बनाने के लिए सांस की मशकें होती हैं, सांस की भी फिजियोथेरेपी होती है, ब्रीथिंग फिजियोथेरेपी होती है, पोस्चरल ड्रेनेज प्रॉपर होता है, सक्शनिंग होती है। तो अभी वास्ट फील्ड है, जिसके मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, वो बच्चों की होती है, माजूरों की होती है, फालिज हो जाए, लकवा, स्ट्रोक पेशेंट्स हो, आर्थोपेडिक मस्कुलोस्केटल जो जोड़ों और जो है पट्टों की बीमारियां होती हैं उनमें होती है, और न्यूरोलॉजिकल जो ब्रेन की बीमारियां होती हैं, कोई इंजरी हो गई उसके बाद पे जो है ना क्वाड्रिप्लेजिया है, पैराप्लेजिया हो जाता है, दोनों लिम्स काम नहीं करती जिसम, तो उसकी कोई दवा नहीं है एक्सेप्ट फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, एक ट्रीटमेंट बाय फिजियोथेरेपी का सोल जो मकसद है ना, मकसद ये है फिजियोथेरेपी का कि अगर कोई इंसान किसी खास हादसे की वजह से जब माजूर हो गया या बेड बाउंड हो गया, फिजियोथेरेपी का मकसद होता है उसको वापस अपनी जिंदगी में वापस लाना। फिजियोथेरेपी का मकसद होता है उस बंदे को जो किसी एक्सीडेंट से गुजरा, किसी इंसिडेंट से गुजरा, किसी स्ट्रोक से गुजरा, तो उसके बाद वो बेड बाउंड हो जाता है, उसको अपनी जिंदगी में वापस मामूल में लाना, उसको वापस बेहतरी की तरफ लाना। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर कोई क्रिकेटर है हमारा, उसकी इंजरी हो गई, इंजरी के बाद उसकी फिजियोथेरेपी होगी ताकि वो उसी लेवल की फिर अगेन परफॉर्मेंस दे पाए। तो उसको अपनी लाइफ की डेली एक्टिविटीज जो होती हैं उस परफॉर्मेंस में वापस ले आने का नाम फिजियोथेरेपी। वो फिजिकल मीन से भी होता है, वो जो है नेचुरल मेथड्स भी हैं, उसमें आजकल इलेक्ट्रिक मोडलिटीज करंट्स भी यूज होते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, इलेक्ट्रिक टेंस मशीन होती हैं, बहुत सारी मशीनें, लेजर थेरापी है, इंफ्रारेड है, आजकल तो उसमें बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई मशीन्स की भी। तो पहले सिर्फ फिजिकल होता था, अब बहुत सारे पैरामीटर्स बन गए। ओके ओके सर, आपने इसमें अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके बारे जी में बताइएगा कि हु इज सोशल एक्टिविस्ट, होता कौन है और इसके काम क्या होते हैं? सोशल एक्टिविस्ट, पहले मैं एक मजाहिया में बात कहूंगा। सोशल एक्टिविस्ट वो होता जी है जी। जो ख्वार हो। ख्वार क्यों हो क्यों? ओके ओके। हाँ, क्यों ख्वार क्यों हो? क्योंकि जब हम सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं ना, सबसे ज्यादा हमें जो है ना घर वालों की सुननी पड़ती है। तुम तो इसके लिए काम कर रहे हो, तुम तो ये करते हो, तुम तो फिला करते हो, हमें टाइम नहीं देते, फिला नहीं देते। ये तो मजाक कर रहा हूँ, रियलिटी में सोशल वर्क क्या है, जिसके अंदर समाज के इश्यूज का दर्द हो, और उन दर्द जो परेशानियां वो देखता हो, वो कहता हो कि मैं भी कुछ जो है परेशानियां दूर करने में मैं अपना हिस्सा डालूं। सोशल एक्टिविस्ट वो है, एक लोग वो होते हैं जो सारा दिन अंधेरे को कोसते हैं कि पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में वो नहीं है, हमारे पास फिलहाल नहीं है, हमारा माहौल ये है, हमारा माहौल ढिमका है, हमारे एजुकेशन नहीं है। हम भी कहते रहते हैं कई बार, पर ये सही नहीं है। आप क्रिटिसाइज करना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, आप क्रिटिसाइज करने का हक भी उनके पास होता है जो कुछ खास कर रहे होते हैं। आम आदमी को क्या हक जो क्रिटिसाइज करे? तो सोशल एक्टिविस्ट वो है, अंधेरे को कोसने से उजाला नहीं होता, अंधेरे को कोसने से उजाला नहीं होता, अपने जबरदस्त, हिस्से की बिल्कुल। शम्मा खुद ही जलानी होती है। तो सोशल एक्टिविस्ट वो है कि जो इश्यूज देखता है समाज में, अपना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। गरीबी देखता है तो वो गरीबी मिटाने की कंट्रीब्यूट करता है, भुखमरी या बम ब्लास्ट देखता है, लाशें देखता है, तो जिस तरह ईदी साहब ने लाशें उठाई, दूसरों की लाशें उठाई, अपनों की लाशें लोग नहीं उठाते, डरते हैं। कितनी बम ब्लास्ट वाली गोली लगी हुई लाशें ईदी साहब ने उठाई। यतीमों का दर्द देखा तो यतीमों को अपनाया, अपना उनके बाप बन गए, उनके दादा बन गए। बेवाओं को देखा तो उनके होम्स बना दिए। तो सोशल एक्टिविस्ट वे जो मसला देख करके उसकी सोल्यूशन की तरफ बात करे, जो सोल्यूशन की तरफ काम करने लग जाए, सिर्फ बातें नहीं करे, सिर्फ फोटो नहीं लगाए फेसबुक पे, वो रियलिटी में काम भी करता हो फील्ड में, वो सोशल एक्टिविस्ट है।
ओके, इसमें नेक्स्ट हम चलेंगे योगा की तरफ। व्हाई योगा इज इम्पोर्टेंट? वाई योगा इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम योगा इसीलिए इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊं कि आजकल जो सेहत की डेफिनेशन नई जो तशरीह है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, पहले हम समझते थे सेहत शायद ये है कि बस जिस्म में बीमारी नहीं है, शायद जिस्म ठीक है तो सेहतमंद है। अब ऐसा नहीं है। सेहतमंद में चार चीजें आती हैं। आप फिजिकली जिस्मानी तौर पे, आप जहनी तौर पे, ठीक है, आप इमोशनली ठीक होने चाहिए, आपके एहसासात जो हैं वो कंट्रोल में होने चाहिए, मेंटली, जहनी तौर पे, फिर समाजी तौर पे। कुछ लोग होते हैं ना, आइसोलेट हो जाते हैं, वो किससे बात भी नहीं कर पा रहे होते हैं, भले स्कूल में इंटेलिजेंट होते हैं पर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे होते हैं, लोगों के साथ बर्ताव करने में उनको दिक्कत होती है, तो वो भी फिट नहीं है, उनको भी सोशलाइज होना है। तो चौथे वो रूहानी तौर पे भी ठीक होना। कुछ लोग रूहानी तौर पे भी ठीक नहीं, सुकून नहीं होता, सब्र नहीं होता। रूहानी इंसान में सब्र होता है। तो ये चीज, ये चारों पहलुओं में जो है ठीक हो, वो सेहतमंद है। और योगा क्यों जरूरी है? योगा चारों पहलुओं पे काम करती है। योगा चारों पहलुओं पे काम करती है। वो जिस्मानी तौर पे आप जब मशकें करते हैं, पोस्चर्स करते हैं, बेंडिंग करते हैं, अपने पोस्चर को एक्सरसाइजेस करते हैं, तो आप जिस्मानी, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहती है, आपकी कुव्वत मुदाफियत, इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो जहान है। आपके पास सेहत है तो सब कुछ है ना। दुनिया में आपकी हजार लाख चीजें आपके सामने पड़ी हुई हैं, आपके पास हजार अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटीज फेल हो जाएंगी अगर आप सेहतमंद नहीं है। सेहतमंद हैं तो आप समाज के काम आएंगे, सेहतमंद हैं तो आप माँ बाप के काम आएंगे, सेहतमंद हैं तो आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कुछ भी बन सकते हैं। सेहतमंद नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आपकी सोच कितनी भी उम्दा हो, वो सोच भी आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सपोज मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं मुल्क के लिए ये करूंगा, मैं मुल्क के लिए सेहतमंद पाकिस्तान बनाऊंगा, और अकाली मैं बीमार पड़ जाऊं, मुझे कैंसर हो जाए, खुदा ना करे मुझे कोई ऐसी बीमारी हो जाए, तो मैं खुद डिपेंडेंट हो जाऊंगा, मैं खुद उस पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाऊंगा जो डिपेंडेंट होगी, मुझे खिदमत चाहिए होगी, तो मैं कहाँ दूसरों की खिदमत करूंगा, कहाँ मैं कौम की खिदमत करूंगा। तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ यंगस्टर्स को कि भाई सबसे पहले सेहतमंद रहने का ओथ लो कि मुझे सेहतमंद रहना है। तो उसके हिसाब से जीना भी पड़ेगा, उसके हिसाब से सोना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, उसके हिसाब से खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खाना पीना बस जैसा आया खा लिया, रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे खा रहे होते हैं, जंक फूड इतना खा रहे होते हैं, सारी लाइफस्टाइल हमने टोटली बहुत बुरी कर दी है। जबकि वेस्ट में भी इतनी बुरी लाइफस्टाइल नहीं है जितनी आजकल हमारे बड़े शहरों की लाइफस्टाइल बुरी हो चुकी है। तो इस तरह सबसे पहले योगा जो है ना, आपकी फिजिकल हेल्थ पे काम करती है। फिर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे आप देखें ना, जब हम मिसाल लें, नमाज का मिसाल लेते हैं, नमाज में स्पिरिचुअलिटी भी है, योगा भी है। जब हम सजदा करते हैं, तो जब हमारा जो पेशानी जो है हमारी, जब नीचे जमीन के साथ टच होती है, तो हमारी खून जो है, वैसे हम क्या है ना, ग्रेविटी की जो जमीन की कशिश है वो खून को नीचे खींच रही होती है, वो हमारा ज्यादा खून लेग्स में होता है, हमारी लेग्स की तरफ होता है, टांगों की तरफ होता है। वो खून की दौराना जब हम नमाज में सजदे में जाते हैं, तो सर की तरफ, आंखों की तरफ खून की दौराना बढ़ती है, तो आपका फोकस बढ़ेगा, आपका अटेंशन बढ़ेगा, आपको सर दर्द का इलाज, माइग्रेन का वो इलाज है, गैस नहीं बनती पेट की। जब बेंड करते हैं तो यहाँ पेनक्रियास, हमारे लबलबा जो है, जो शुगर कंट्रोल करता है, वो कंप्रेस होता है, स्टमक बेहतर होता है। तो नमाज भी एक बेहतरीन जो है, योगा भी है और बंदगी भी है, दोनों चीजें हो रही हैं। तो बिल्कुल योगा में भी इसी तरह है। तो कोई योगा करेगा तो उसकी नमाज भी इंप्रूव हो जाएगी, उसका फोकस पावर और बढ़ जाएगा, उसकी रूहानियत भी इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं जहनी तौर पे जब हम मेडिटेशन करते हैं, क्या है, हम दुनिया में ना बहुत बाहर भागते हैं, हर चीज बाहर ढूंढते हैं, सुकून बाहर ढूंढते हैं, रिश्ते बाहर ढूंढते हैं, अ, आसाइशें बाहर ढूंढते हैं। एक बहुत बड़े राइटर हैं, योवल हररी। योवल हररी ने एक किताब लिखी है, जो मशहूर किताब है, 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी। 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी। तो योवल हररी कहते हैं कि, और वो बुक पता है बहुत बड़ी मशहूर बुक है, इवन बराक ओबामा ने भी उस पर कमेंट्स दिए हैं। तो योवल हररी कहता है कि आज दुनिया का जो मसला है ना, वो मसला बाहर का मसला इतना नहीं है। कह रहे हैं कि हमने बाहर सारी चीजें फिक्स की हैं, हमने सारी चीज बाहर फिक्स की हैं। जैसे वो मिसाल देते हैं, रात को कोई बंदा सो रहा है और मच्छर काट रहे हैं उसको, तो हमारे पास सोल्यूशन है कि मैं मच्छरदानी में सो जाऊं, या पंखा चला दूं, या कोई दवाई लगा लूं, तो मच्छर भाग जाएंगे। फिर मैं रात को सो रहा हूं और लाइट जल रही है, तो मेरे पास सोल्यूशन है बाहर कि मैं लाइट को बंद कर दूं। फिर मैं सो रहा हूं तो शोर है, मेरे पास सोल्यूशन है शोर को बंद कर दूं।
पर एक दिन मैं रात को सो रहा हूँ, सब चीज ओके है, बाहर कोई आवाज भी नहीं है, बाहर कोई टेंशन भी नहीं है, बाहर कोई मच्छर भी नहीं है, रिलैक्स है। पर फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही, क्यों? मेरे जहन में कुछ गड़बड़ी चल रही है, मेरे ख्यालों में सुकून नहीं है। तो होता है कि हम दुनिया में मशीन की तरफ जीते हैं ना, बस शाम को गए, ऑफिस गए, फिलहाल क्या पढ़ाया, लर्निंग की, पैसे कमाए, रात को सो गए। तो हम इतने जो है उन आइडेंटिटीज में खो जाते हैं, जिस तरह हमारे प्यारे शायर गालिब ने भी कहा है ना, न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता तो मैं मैं क्या तो होता, क्या होता। क्या होता। तो बिल्कुल होता ये जबरदस्त। कि हमने अपने ऊपर ना, जब आइडेंट, मैं विनेश हूँ, भाई मैं विनेश डॉक्टर भी हूँ, विनेश योगा ट्रेनर भी हूँ, विनेश सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, विनेश एक बेटा भी है, विनेश के ऊपर ये जिम्मेदारियां भी हैं, विनेश जो है फ्लेट का मालिक भी है, विनेश सेंटर भी चलाता है। तो कहीं ना कहीं इन आइडेंटिटीज से मुझे छुट्टी चाहिए। हम जब इतनी आइडेंटिटीज, मेरे ऊपर इतने लेयर्स, इतने कपड़े पहना दूं, जो मेरा रियल बॉडी मुझे दिखेगी नहीं दिखेगी। तो इस तरह हमने इतने कपड़े आइडेंटिटीज के ओढ़ लिए हैं, जो मेरा रियल ट्रू एसेंस है, मेरी सोल, मेरी रूह जो है, क्योंकि रूह तो सुकून है। ये जो पेन है ना, बाहर के अटैचमेंट में हमें पेन पैदा होते हैं, प्लेजर्स पैदा होते हैं। रूह पुरसकून है, रूह को गुस्सा नहीं आता, ये गुस्से हमें बाहर से, हमारे माइंड को आते हैं, बाहर के एग्रेशन, बाहर के रिएक्शन से जो इनपुट्स मिलते हैं, वैसे वैसे हमारे माइंड वो रिएक्ट करता है, रेस्पॉन्ड करता है। तो हम अपने, कहते हैं कि अपने साथ कुछ वक्त बिताओ, तसुफ जिसको बोलते हैं, मुराकबा जिसको बोलते हैं। हजरत अली भी कहते हैं ना, अपने साथ अलहदगी में आप बैठे, जिस दिन आपने अपने साथ मुलाकात नहीं की, नहीं बैठे, उस दिन आपने अहम तरीन शख्स के साथ मुलाकात खो दी, मिस कर दी। तो हम सुकून में जब अकेलाई में, तन्हाई में बैठे हैं, उस विर्द करें, अपना विर्द करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है जिंदगी में, और मैंने कौन से मकसद मकासद को चुना था, और मैं क्या कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अपनी रेगुलर बेसिस पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, और अपने साथ कनेक्ट करें, और अपने को कनेक्ट करें खुदा के साथ, कि वो एनर्जी मुझे चला रही है। अपने आप को सौंपना है, सुपर्दगी। तो ये योग है। योग मतलब अपने आप, अपनी रूह को उस खुदा के साथ जोड़ना। योग का मतलब जोड़ना, जिस्मानी तौर जुड़ना, अपने जहन से जुड़ना, अपनी रूह से जुड़ना, फिर रूह को, इन सारी चीजों की, सारी इंस्ट्रूमेंट है। बॉडी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको यूज करते हैं। ये हाथ में यूज करता हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। हम क्या कहते हैं कि मेरा हाथ लिख रहा है, मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है, मेरी जुबान बोल रही है। जब मेरी मेरी कह रहे हैं, इसका मतलब है पोजीशन नाउन यूज कर रहा हूँ, पोजीशन शो कर रहा हूँ। इसका मतलब है जहां मैं पोजीशन शो कर रहा हूं, इसका मतलब मैं वो नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। आई एम समथिंग एल्स, आई एम समथिंग बियॉन्ड। मेरा हाथ, हम कभी ये नहीं कहते मैं हाथ हूं, मैं कहता हूं मेरा हाथ है। इट मीन्स मैं जो ट्रू एसेंस हूं, उसके साथ कुछ वक्त बिताऊं, ताकि मेरी रियल एसेंस क्या है। तभी इंसान पीस को हासिल कर सकता है। नो वे अदर देन इट। चाहे कितनी भी हासिलात कर ले, चाहे बिल गेट्स, आप देखें ना, बिल गेट्स भी जब अमीर तरीन बन गया, उसने देख लिया कि भाई एक बार में अमीर तरीन रिकॉर्ड आ गया, दोबारा आ गया, तीसरी बार आ गया, पांचवी बार आ गया, क्या हो गया, बोर हो गया। आप कितनी भी बड़ी चीज आपको मिल जाए ना, आप 5 दिन में, 5 बार में, 5 साल में बोर हो जाएंगे एट द एंड। भाई दुनिया की हासिलात आपको बोर ही करेंगे एट द एंड। फिर उसने देखा कि भाई जिंदगी का सही मकसद ये नहीं है। उसने देखा कि जिंदगी का सही मकसद है अपने आप को जिंदा रखा, लोगों के लिए काम आना। फिर उसने देखो अपनी 60-70% जो अपनी उसकी अर्निंग है, उसने चैरिटी में लगा दी है। अपने बच्चों के भी नाम इतना नहीं किया। तो उसको उसने समझा है कि भाई जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बस मैंने कोई अचीव कर लिया तो वो अचीवमेंट मुझे जिंदगी भर खुशी नहीं देगी। हाँ, वो आर्जी टेम्पररी एक्साइटमेंट थी, हाँ मैं माइक्रोसॉफ्ट का बानी हूँ, दुनिया का अमीर तरीन बन गया। पर वो कब तक अमीर आपको खुशी देगी कि मैं अमीर तरीन दुनिया का बंदा हूँ, कब तक देगी? 4 दिन, 8 दिन, 20 दिन, हो सकता है 2 साल, उसके बाद बोर हो जाएंगे। तो कुछ हकीकत बात है कि हमें जिंदा रहना, इंसान का सही मकसद है कि वो लोगों के बीच में जिंदा रहे। तो वो अभी जिंदा रहने के लिए क्या कर रहा है? सोशल एक्टिविटीज कर रहा है। बिल गेट्स फाउंडेशन, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चैरिटी के काम कर रहा है, ताकि वो जिंदा रहे, लोगों के बीच में कुछ अच्छे काम करके जिंदा रहे। तो एट द एंड योगा इन चारों पहलुओं पे काम करती है: फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशली। सोशली भी आपको सबके साथ, आप जब योगा करते हैं ना, खुद के साथ कनेक्ट होते हैं ना, फिर आप किसी के साथ नफरत नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि यार जैसी रूह मेरे अंदर है, वैसी रूह उसके अंदर है। इसको भी रब्बुल आलमीन ने सबको, उस रब ने खलका है
मैं किससे बैर रखूं, किससे नफरत करूं, सब मेरे अपने ही हैं। वो इंसान कभी भी बुग्ज नहीं रख सकता, वो इंसान कभी भी किसी से नफरत नहीं करेगा। तो आप बहुत ही स्ट्रांग शख्स बन जाते हैं चारों रुखों में, चारों दिशाओं में, चारों तरफ में, चारों पहलुओं में जिंदगी में आपकी डेवलपमेंट होती है। इसीलिए योगा करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। एग्जैक्टली सर, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, मुझे लगता है अगर यूट्यूब पे वीडियो भी सर्च करेंगे तो इतनी जबरदस्त एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, बहुत जबरदस्त है। थैंक ओके थैंक यू सर, सो मुझे मच। ये मैं बताइए। अभी रिसेंटली रिसेंटली मैंने, मेरे दोस्त भी कहते हैं, तो रिसेंटली मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं आपको लिंक भी भेजूंगा, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उसमें मैं इस पे ठीक है। योगा पे, मेडिटेशन पे टॉक्स देने वाला हूँ। ओके ओके, ज़रूर सर। और मैं आपके सेशन के साथ उसको लिंक भी कर दूंगी ताकि कोई भी उसको देख सके। जरूर। ओके, मुझे ये बताइएगा कि आपका बचपन कैसा था? क्या तब भी इतनी स्पिरिचुअलिटी थी? किस तरह का आपका मिजाज था? संजीदा, शरारती, किस तरह के बच्चे थे आप? बचपन जो फिफ्थ क्लास तक था वो नॉर्मल बच्चे जिस तरह आम बच्चे होते हैं, ठीक है। बचपन में मेरा फिफ्थ क्लास तक तो मैं ऐसा बच्चा था, मतलब बिल्कुल खोया हुआ सा बच्चा होते हैं जैसे, जब मतलब समझे 8-9 साल तक मुझे ये भी पता नहीं था, 8-9 साल की उम्र तक मुझे ये भी पता नहीं था कि बिजली का बिल भी आता है, क्योंकि हम छोटे शहर में रहते थे। तो मैं तो पानी को इतना यूज करता था, हमारे यहाँ मोटर लगा हुआ था क्योंकि पानी का इशू नहीं था। तो मुझे ये भी पता नहीं था कि बिजली का कोई बिल आता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है या गैस का बिल होता है। मैं बस ऐसे ही खोया हुआ था जिंदगी में, एंजॉय करता था, फुल मतलब बचपना था। 6-7 क्लास में मैंने कुछ स्पिरिचुअलिटी को अट्रैक्ट हुआ था। फिर 8th क्लास में आगे आया, 9 तक ओके नॉर्मल में, 8 तक नॉर्मल स्टूडेंट था मैं, एक ग्रेड आता था। मैट्रिक में मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई थी। मैट्रिक क्लास में, मैट्रिक क्लास में हमारे टीचर ने स्कूल में कुछ एक्टिविटीज करवाई थी स्पिरिचुअल, और रूहानी बातें भी हुई थी, फिर योगा का भी जिक्र हुआ था। फिर मैं जो है टीवी देखता था, वहां भी बाबा रामदेव इंडिया के एक सेंट हैं, तो उनकी वीडियोस आती थी योगा की, उनको सुनता था, देखता था, वहां से योगा का इंस्पायर हुआ। फिर हम दोस्त जो है ना, डिग्री कॉलेज थी हमारे शहर में कंदकोट में, वहाँ डिग्री कॉलेज में 3 हम दोस्त 4 होते थे, हम सुबह को 6 बजे जाते थे कि भाई योगा, फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे, मेंटल एक्सरसाइज भी करके फिर हम वहीं से 7-7:30 बजे घर जाके फ्रेश होके फिर स्कूल जाते थे। तो हम वहाँ मैट्रिक से हमारी आदत बनी कि योगा करनी है, वहां से हम स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हुए। फिर भी जारी बात है, मैट्रिक में इतना जहन इतना बड़ा नहीं होता, पर वही ये है कि लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई थी, बहुत रेगुलरिटी आई थी, मेरी फोकस बहुत बढ़ गया था, मेरी सोचना, मेरा पढ़ने का अंदाज बहुत बदल गया था, बहुत मैं इंटेलिजेंट हो गया था मैट्रिक क्लास में। पहले ही मेरे जहन अच्छा था, पर मेरा मुझे खुद पता नहीं था कि मेरा जहन अच्छा है, पर योगा के बाद मुझे रिकॉग्नाइज होने लगा कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर मेरे लिए डिफिकल्ट चीज कुछ भी नहीं रहती कि मुझे लगे कि ये काम नहीं कर सकता। अभी मैं बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज करता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं कराटे करता हूँ, मैं योगा सिखाता हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं सोशल एक्टिविज्म करता हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज है, मल्टीपल एक्टिविटीज में करता हूँ। तो ये एनर्जी मिलती है स्पिरिचुअल, जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं ना, और उस खुदा के साथ कनेक्ट होते हैं। क्योंकि हमने ये सीखा है रूहानियत में कि जिसके साथ आप बैठते हो ना, उसकी क्वालिटीज आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होती हैं, आपके अंदर मुंतकिल होना शुरू होती हैं। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके व्यूअर से पूछता हूँ, दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जिसके पास सबसे ज्यादा क्वालिटीज हैं? तो उस रब की जात से बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो इसीलिए खुदा के करीब बैठे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं, जब हम खामोशी में बैठते हैं, उस जिक्र में, उस खुदा के करीब बैठते हैं, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं ना, देखो हम बुरे आदमी के साथ बैठते हैं ना, उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। हम अच्छे नॉलेजेबल बिल्कुल बंदे बंदे के साथ बैठते हैं तो उसके नॉलेजेबल बंदे के क्वालिटीज हमारे अंदर आना शुरू होती हैं। तो जब आप खुदा के साथ बैठेंगे, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे, सोचिए जो खुशी का सागर है, खुशी का खजाना है, जो पूरी नॉलेज का खजाना है, जो सारे रिसोर्सेज का देने वाला है, आप उसके बेटा बेटी जब बन जाएंगे तो आपको किस चीज की कमी रहेगी दुनिया में? ये रोना धोना आपका निकल जाएगा कि सारा दिन हम कोसते रहते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास फिलहाल नहीं है। आप एक न बड़ी कंटेनमेंट की स्टेट में आ जाते हैं जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं। उसकी क्वालिटीज, उसकी नेचर आपके अंदर मुंतकिल होना शुरू हो जाती है, पायसनेस, प्योरिटी। और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ वैदिक टीचिंग से, और दूसरा मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ सूफीज्म से। सूफीज्म मैंने पंजाब के, आप पंजाब के कौन से शहर से हैं? सर, मैं तो इस्लामाबाद में हूँ। हाँ, इस्लामाबाद। तो मैंने पंजाबी शायर बहुत पढ़ता रहता हूँ, बुल्ले शाह, हकबाऊ, वारिस अली शाह, और इस तरह जो है फरीद, ओके। बाबा फरीद, तो उनकी और पोइट्री यहाँ से पे, भी जी जी बहुत सर, इंस्पायर्ड हूँ। यहाँ पे मैं, जी जी, जबरदस्त। सर, यहाँ पे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि
हम अल्लाह के बेटा बेटी नहीं, हम अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन मैं इस बिल्कुल। टॉपिक पे ज्यादा बहस नहीं करना हाँ चाहूंगी हाँ, सही क्योंकि कह मैं रहे किसी भी हो। मेरा रिलीजियस उस। मेरा हाँ जी जी। मेरा कहने का मतलब था कि हम उसकी क्रिएशन है। हाँ बेटा बेटी एग्जैक्टली वर्ड यूज, एग्जैक्टली। हाँ हम उसकी क्रिएशन है। बिल्कुल क्रिएशन। बिल्कुल। बिल्कुल। ओके सर, आप अपना लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज मेरा ये है कि हम पाकिस्तान को यूथ जो देख रहे हैं, आज हमारे सामने बहुत बड़े मसाइल है। सबसे ज्यादा मसाइल आज देखें हम, एक तो कोरोना का वक्त चल रहा है और उसके साथ साथ जहनी तौर पे बड़े मसाइल है। जब घर में बिल्कुल लोग तीन चार महीने जब लोग घर में बैठे, तो बहुत सारे घरेलू तशद्दुद के केसेस भी बढ़ गए हैं, आपस में रिलेशंस के प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। और उसके साथ साथ जॉबलेसनेस जो है, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि बहुत सारी चीजें बंद पड़ी मुल्क में। तो इसके बायस जो है ना, बहुत सारे लोग रोजगार से छूट गए। तो एट द एंड, जब आपके रोजगार छूट जाए, आपके रिलेशंस खराब हो जाएं, आप फारिग हो, तो आपको सबसे ज्यादा चीज जो होती है वो जहनी स्ट्रेस होता है, मेंटल स्ट्रेस होता है। आपको साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी पढ़नी है, आप इस चीज को बेहतर समझती हैं। तो हमें जो है ना, इस वक्त हमें स्ट्रेस नहीं लेना। देखिए बुरा वक्त जो आता है ना, गुजर जाता है। आप इसको आप ये बात मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि कश्ती तब चलती है जब उसके बाहर पानी होता है, नीचे पानी होता है। तो जिंदगी में मुश्किलात होती हैं, तभी तो हम जिदोजहद करते हैं, तभी तो मेहनत करते हैं। और वो मुश्किलात बाहर होनी चाहिए, नहीं होगी तो मैं मेहनत नहीं करूंगा। पर अगर कश्ती जब चलती है, जब उसके नीचे तैरती है, जब उसके नीचे पानी होता है। पर वही पानी अगर कश्ती के अंदर आ जाएगा तो कश्ती डूब जाएगी। तो मेरे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, आप इन दबावों को, बाहर की प्रॉब्लम्स को अपने जहन पे नहीं लीजिएगा। ठीक है, बाहर प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट हैं, उनको एक्सेप्ट करें, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप में हिम्मत दी खुदा ने, आप कोशिश करें। आप उनको जहन पे डाल देंगे तो आप डूब जाएंगे। मैं नहीं चाह रहा कि कोई भी शख्स इस तरह मायूसी का शिकार हो। कहते हैं ना, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। तो अच्छा वक्त जरूर आएगा, बिल्कुल हर बिल्कुल। वक्त। तो आप इंतजार करें अच्छे वक्त का, सब्र को रखें। और बाहर प्रॉब्लम्स होती हैं, किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं होती? आप ये कभी भी नहीं सोचेंगे किसी भी इंसान की जिंदगी आइडियल होती है। आप, हमें लगता है शायद ये अमीर लोग हैं या ये बड़े सेलिब्रिटी हैं तो उनके इशू नहीं है। ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। हमसे ज्यादा, हजार गुना ज्यादा लोगों के इश्यूज होते हैं। हर एग्जैक्टली कोई सफर एग्जैक्टली। हर कोई सफर कर रहा है, पर हर किसी के लिए सफरिंग डिफरेंट है। और फरीद भी कहते हैं, पंजाब के बहुत मायनाज शायर और सूफी फरीद जी कहते हैं कि फरीद जाना, क्योंकि फरीद पहले समझते थे, फरीद गरीब थे, तो वो समझते शायद मैं ठीक है। गरीब हूँ, मैं भुखमरी का शिकार हूँ। तो वो कह रहे हैं अपनी शायरी में, फरीद जाना था मैं दुखी, सुखी सारा जग। फरीद समझ रहे थे कि शायद मैं दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, बिल्कुल दुनिया पूरी खुश बिल्कुल। है। फरीद जाना था मैं दुखी, सुखी सारा जग, ऊंचे चढ़ चढ़ वेख्या ता घर घर एहो अग। जब उन्होंने दुनिया देखी, एग्जैक्टली। एक्सपीरियंस किया, खूबसूरत। तो हर घर में तकलीफें दिखाई दी। तो इसलिए आप परेशान नहीं, अगर आपके साथ कुछ हो ना, फिर आप परेशान हो, भाई सबके साथ हो रहा है तो कॉमन है तो एंजॉय करो, उसको एग्जैक्टली सर, एक्सपीरियंस आपने करो, उसको सेलिब्रेट करो। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से कर दिया। और इट्स रियली अमेजिंग सेशन, बहुत ज़बरदस्त आपका ये इंटरव्यू रहा है। और आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जितने हमारे ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, हम उतनी ही ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ज़्यादा आसानी से और अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं, समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू आई सो होप कि हम मच, आपको और भी मुझे भी सेशंस में। बहुत, जी जी जी। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने मदु किया, मौका दिया। थैंक यू सो मच रबिया जी। अपना ख्याल रखें और पूरी पाकिस्तानी कौम को सेहतमंद रहें। जान है तो जहान है, अपना सब लोग ख्याल बिल्कुल। करें। डरना नहीं है, लड़ना है, हिम्मत करें बाकायदा। आप, हालात हमसे बड़े एग्जैक्टली नहीं, हम हालात से बड़े हैं, हम हालात से बड़े हैं। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।